आज की ये मर्डर की कहानी जो पिछले 79 सालों से पहेली बनी हुई है। पुलिस आज भी इस कत्ल करने वाले की तलाश में है। इस केस को सॉल्व करने और मुजरिम को पकड़ने के लिए न जाने कितने ही ज़हीन दिमाग वाले पुलिस ऑफिसर्स, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स, एफबीआई और डिटेक्टिव्स ने इस कत्ल को सुलझाने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अब वो कातिल कौन है, किसने ये कत्ल किया, ये आज भी एक पहेली बन चुकी है। आज की कहानी एक ऐसी लड़की की कत्ल की कहानी है जिसे जिंदा रहते हुए तो वो शोहरत हासिल नहीं हुई जो उसकी असल में हकदार थी और जिसके लिए वो काफी कोशिशें भी कर रही थी। वो शोहरत और वो कामयाबी उसको उसकी मौत के बाद मिली। दुनिया में बहुत ही कम ऐसे केसेस हैं जिनको मीडिया ने इतनी तवज्जो दी, लेकिन इस कत्ल के बारे में मीडिया ने लगातार लगभग 4 महीने तक इस केस को अखबार के फ्रंट पेज पर दिखाया। ये मर्डर की कहानी अमेरिका की एक 22 साल की लड़की की कत्ल की कहानी है जिसका ख्वाब था कि वो हॉलीवुड में एक्टर के तौर पर काम करे और एक कामयाब एक्ट्रेसेस बने। ये केस इतना इंटरेस्टिंग इसलिए भी है कि इस केस की इन्वेस्टिगेशन के दौरान अलग अलग वक्तों में लगभग 60 मुख्तलिफ लोग आए जिनका कहना था कि ये कत्ल मैंने किया, कोई कहता कि ये कत्ल मैंने किया। ये बात भी काफी हैरानगी वाली बात है। ये बात है 1947 की, जिस साल हमारा मुल्क पाकिस्तान आज़ाद हुआ था। 15 जनवरी 1947 को बेटी बेसिंगर नाम की एक औरत अपने 3 साल की बेटी के साथ लॉस एंजलिस के लिमट पार्क नाम के इलाके से गुजर रही होती है। जब वो लिमट पार्क के नॉर्थ एवेन्यू के पास पहुंचती है तो चलते चलते उसको अपनी साइड की गिरास यानी घासों में एक लड़की लेटी हुई नजर आती है। उसे कुछ समझ नहीं आता तो वो थोड़ा और करीब जाकर देखती है तो उसको बेहद खूबसूरत और गोरी चिट्टी लड़की नजर आती है। उसे लगता है कि जैसे वहाँ कोई बड़ी सी गुड़िया पड़ी हुई है जिसे किसी ने वहाँ लाकर फेंक दिया हो। जब वो थोड़ा और पास जाती है तो उसने जो मंजर देखा उसके तो होश ही उड़ गए और डर से बदहवास होकर वो वहां से भाग जाती है। उसके भागने की वजह ये थी कि उसने जो कुछ वहां देखा वो यकीन करने के लायक ही नहीं था। उसने देखा घासों के पास एक लड़की लेटी हुई है, उसका सर से कमर तक का हिस्सा अलग है और कमर से पैर तक का हिस्सा अलग, मतलब एक डेड बॉडी 2 हिस्सों में पड़ी हुई थी। इसका मतलब इस लड़की को जिसने भी कत्ल किया था उसने इसकी लाश के 2 टुकड़े कर दिए थे। उसके बाद वो औरत वहां से भागती है और पास ही किसी के घर जाकर पुलिस को कॉल कर देती है। कुछ ही देर बाद लॉस एंजलिस पुलिस डिपार्टमेंट उस जगह पर पहुंच जाती है। लाश को देखकर पुलिस भी काफी हैरान हो जाती है। इस लाश की एक खास बात और भी थी कि इस लाश के 2 टुकड़े तो किए गए थे मगर खून का एक बूंद भी वहां पर नहीं था। लाश के जिस्म पर कपड़े भी नहीं थे, मतलब वो लाश बिना कपड़ों के वहां पड़ी हुई थी और इस लाश के सीने और जिस्म पर जगह जगह कट्स के निशान भी थे और उसके चेहरे पर होंठ के कोने से लेकर कान तक कट का निशान लगा हुआ था, बिल्कुल वैसे ही जैसे आपने जोकर फिल्म में जोकर का कैरेक्टर तो देखा ही होगा। उस लाश के घुटने से भी मांस का टुकड़ा कटा हुआ था जो बाद में इन्वेस्टिगेशन में पता चला इस जगह पर इस लड़की ने गुलाब का एक टैटू बनवाया हुआ था और इसलिए इस मांस को काटा गया ताकि कहीं इस लड़की की पहचान न हो जाए। उसकी बॉडी के अंदर के कुछ पार्ट्स भी निकाल लिए गए थे और जिस्म का सारा खून निकाल कर बॉडी को साफ कर लिया गया था। इससे ये बात तो क्लियर है कि इसका कत्ल कहीं और किया गया था और बाद में इसकी बॉडी को यहाँ लाकर फेंक दिया गया था। उसके बाद इस बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। पोस्टमार्टम में ये चीजें सामने आई कि कत्ल से पहले इस लड़की के साथ काफी ज्यादती भी की गई थी। इसके गले, हाथ और घुटनों पर रस्सी के निशानात भी थे जिससे ये बात जाहिर होती है कि इस लड़की को कत्ल करने से पहले रस्सी से बांधकर काफी टॉर्चर भी किया गया था और बॉडी मिलने से 10 से 12 घंटे पहले इस लड़की की मौत हो चुकी थी। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की और उनका पहला मकसद ये था कि इस लड़की की पहचान की जाए कि आखिरकार ये लड़की है कौन। लेकिन इसकी पहचान करने में ज्यादा वक्त नहीं लगा, लगभग 59 मिनट के अंदर अंदर ही इस लड़की की पहचान कर ली गई थी। इसकी पहचान इतनी जल्दी होने की 2 वजूहत थी। पहली वजह यह थी कि इस लड़की ने अमेरिका की आर्मी विंग में जॉब के लिए अप्लाई किया हुआ था और दूसरी वजह यह थी
थी कि 1943 में एक मर्तबा पुलिस ने इस लड़की को अंडर एज ड्रिंकिंग के जुर्म में अरेस्ट भी किया था, जब इस लड़की की उम्र सिर्फ और सिर्फ 19 साल थी। अमेरिका के कानून के मुताबिक जब तक आप 21 साल के ना हो जाएं, तब तक शराब पीना कानूनन जुर्म है। इस वजह से उस वक्त पुलिस ने उसे वार्निंग दी, फाइन लिया और फिर छोड़ दिया था। और इसी वजह से पुलिस के पास इस लड़की के फिंगरप्रिंट्स और ऑफिशियल रिकॉर्ड्स भी मौजूद थे। इसके बाद ही इस लड़की की पहचान सामने आ जाती है। इस लड़की का नाम था एलिजाबेथ शॉर्ट, जिसको ब्लैक डालिया के नाम से भी जाना जाता है। और इसका ये नाम क्यों पड़ा, ये भी मैं आपको आगे इस वीडियो में बताऊंगा। एलिजाबेथ शॉर्ट की उम्र 22 साल थी, जो कि एक बेहद खूबसूरत लड़की थी। इस कत्ल की खबर पूरे अमेरिका में आग की तरह फैल चुकी थी। हर न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पर यह खबर लगातार 4 महीने तक छपती रही। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि एलिजाबेथ 1924 में बोस्टन में पैदा हुई थी। वो 5 बहनों में से थी और एलिजाबेथ अपनी बहनों में तीसरे नंबर पर थी। इसके फादर क्लेयर शॉर्ट एक गोल्फ पार्क में काम करते थे। जब एलिजाबेथ सिर्फ 5 साल की थी तो इसके फादर ने घर छोड़ दिया और लॉस एंजलिस में किसी और से शादी करके वहां रहने लगे। फादर के जाने के बाद एलिजाबेथ और इनकी बहनों को इनकी मां ने पाला। फादर के जाने के बाद इनका बचपन बेहद गरीबी में गुजरा। कभी कभी तो इनके पास खाने के लिए खाना भी नहीं होता था। बचपन से ही एलिजाबेथ की ख्वाहिश थी कि वो बहुत बड़ी एक्ट्रेसेस बने। वजह ये थी कि वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी। उसका एक ख्वाब आर्मी के लिए काम करने का भी था, इसलिए इसने वहां जॉब के लिए अप्लाई भी कर रखा था। जब एलिजाबेथ 15 साल की थी तब उसने अपने फादर को एक लेटर भी लिखा, जिसमें उसने उनसे पैसों का तगाजा किया। उसके फादर ने उसे पैसे भेज दिए तो एलिजाबेथ अपने फादर के पास आ गई। लेकिन कुछ टाइम रहने के बाद बाप बेटी के दरमियान बात नहीं बनी और एलिजाबेथ ने वो घर भी छोड़ दिया और करीबी एक घर रेंट पर लेकर वहां रहना शुरू कर दिया। पैसे की सख्त कमी की वजह से एलिजाबेथ ने एक बार में वेट्रेस की जॉब भी शुरू कर दी। खाने पीने के लिए और अपना गुजारा चलाने के लिए वो रोज रोज नए नए बॉयफ्रेंड्स बनाया करती थी। ये लड़की बहुत ही आजाद ख्यालों की थी। उसकी रोज की रूटीन थी कि एक नया बॉयफ्रेंड बनाना, उसके साथ घूमना फिरना, ड्रिंक करना और साथ ही हॉलीवुड की फिल्मों के लिए ऑडिशंस भी देना। वो बेहद खूबसूरत थी तो इसलिए उसे बॉयफ्रेंड बनाने में कोई मुश्किल नहीं होती थी। इसी दौरान उसकी जिंदगी में एक सीरियस रिलेशनशिप भी सामने आया जो काफी अरसे तक चलता रहा। जिस शख्स के साथ एलिजाबेथ का रिलेशनशिप था वो आर्मी का एक ऑफिसर था। इस आदमी का नाम था मैथ्यू माइकल कॉर्डेल। इन दोनों के दरमियान काफी अरसे तक एक अच्छी रिलेशनशिप रही। मैथ्यू ने एक दिन एलिजाबेथ को शादी के लिए प्रपोजल लेटर भी लिखा था, जिसके जवाब में एलिजाबेथ ने इस प्रपोजल का जवाब फौरन हाँ में दिया। लेकिन बदकिस्मती से बाद में वो आदमी एक प्लेन क्रैश में मारा गया। एलिजाबेथ के मर्डर के बाद पुलिस ने मैथ्यू के घर वालों से भी इस रिलेशनशिप के बारे में पूछताछ की, लेकिन मैथ्यू के फैमिली ने इस रिलेशनशिप को मानने से ही इनकार कर दिया। ये केस मीडिया में इतना ज्यादा पॉपुलर हो चुका था कि मीडिया ने एलिजाबेथ को एक नया नाम दे दिया था। एलिजाबेथ अक्सर ब्लैक कलर के कपड़े पहना करती थी और अपने बालों में डालिया नाम का फूल लगाया करती थी। इसीलिए मीडिया ने उसका नाम द ब्लैक डालिया रख दिया था और अब ये नाम पूरे अमेरिका में फैल चुका था। 1946 में एक हॉलीवुड की मूवी भी रिलीज हुई थी जिसका नाम था द ब्लू डालिया। कई लोगों का मानना है कि इसी फिल्म को देखकर मीडिया ने एलिजाबेथ शॉर्ट को ब्लैक डालिया का नाम दिया। पुलिस को कत्ल का कोई ठोस सबूत तो नहीं मिल सका। अब तक सिर्फ डेड बॉडी को देखकर पुलिस ने सिर्फ ये अंदाजा लगाया था कि ये मर्डर किसी डॉक्टर या मेडिकल बैकग्राउंड रखने वाले शख्स ने किया हो सकता है। वजह ये थी कि जिस तरह से बॉडी को बिल्कुल सीधी लाइन में 2 हिस्सों में कट किया गया था और जिस सफाई से चेहरे पर कट लगाया गया था, ये काम किसी प्रोफेशनल सर्जन का ही लगता था। इसके बाद FBI को भी इस केस में इन्वॉल्व कर लिया गया। FBI ने भी गहरी इन्वेस्टिगेशन की, लेकिन उन्हें कोई खास सबूत हासिल नहीं हो सका। FBI ने यूनिवर्सिटी ऑफ साउथर्न कैलिफोर्निया के तकरीबन 300 स्टूडेंट से भी बात की कि शायद कोई मेडिकल या एकेडमिक कनेक्शन मिल जाए, लेकिन इसका भी कोई फायदा नहीं हुआ। मीडिया जिस तरह इस खबर को बार बार हाईलाइट कर रहा था, वो लॉस एंजलिस पुलिस डिपार्टमेंट और FBI दोनों के लिए बहुत ही ज्यादा प्रेशर और चैलेंज बनता जा रहा था। इसके बाद पुलिस के पास मुख्तलिफ वक्तों पर लगभग 60 ऐसे लोग आए। कोई कहता कि ये कत्ल मैंने किया है, कोई कहता
कि इसका कातिल मैं हूं। पुलिस को लगा कि शायद अब ये केस बआसानी सॉल्व हो सकता है, लेकिन जब इन लोगों का बयान लिया गया और इन्वेस्टिगेशन की गई तो उनका टाइम और लोकेशन इस केस के साथ मैच ही नहीं हो सका। आखिरकार पुलिस को ये लोग छोड़ने पड़े। बाद में ये समझ आया कि ये वो लोग थे जो सिर्फ पॉपुलर होना चाहते थे ब्लैक डालिया केस की वजह से। जब ये सब इन्वेस्टिगेशन चल रही थी कि इसी दौरान लॉस एंजलिस के एक न्यूज़पेपर के ऑफिस में एक फोन कॉल आती है। कॉल करने वाला शख्स कहता है कि जिस शख्स को आप लोग ढूंढ रहे हो वो मैं ही हूँ, और अगर आपको मेरी इस बात पर यकीन नहीं आता तो मैं आपको एक कोरियर भेजूंगा जिसमें आपको ये सारे सबूत देखकर मेरी इस बात पर यकीन हो जाए। उसके बाद 23 फरवरी 1947 मतलब के बॉडी मिलने के 9 दिन बाद ही उस न्यूज़पेपर के ऑफिस में एक कोरियर आता है। इस कोरियर में कातिल ने एलिजाबेथ शॉर्ट के कुछ पर्सनल डॉक्यूमेंट्स भेजे थे, उसकी तस्वीरें, बर्थ सर्टिफिकेट, उसका बिजनेस कार्ड और उसकी एक एड्रेस बुक। इस एड्रेस बुक के कुछ पेजेस फटे हुए भी थे। ये तमाम चीजें FBI को भेज दी जाती हैं और FBI उन्हें फॉरेंसिक एक्सपर्ट के पास भेज देती है। एड्रेस बुक में लिखे हुए लगभग 75 लोगों को पुलिस सस्पेक्ट बनाकर अरेस्ट करती है और अपनी तफ्तीश शुरू कर देती है। लेकिन इस इन्वेस्टिगेशन से भी पुलिस को कोई खास कामयाबी नहीं मिलती। ज्यादातर लोगों का कहना था कि वो ब्लैक डालिया को सिर्फ कुछ दिनों के लिए मिले थे। कोई कहता कि वो उसके साथ डेट पर गई थी, कोई कहता कि हम सिर्फ एक बार में मिले थे। इसके बाद कातिल एक और लेटर भेजता है जिसमें लिखा होता है कि मुझे ढूंढने की कोशिश भी मत करना। बाद में ऐसे टोटल 13 लेटर्स पुलिस और मीडिया को भेजे जाते हैं। इन तमाम लेटर्स को कातिल पेट्रोल से साफ करके भेजा करता था ताकि कहीं उसके फिंगरप्रिंट पुलिस को ना मिल जाए। लेकिन एक लेटर पर पुलिस को उसका पार्शियल फिंगरप्रिंट भी मिल जाता है। इस फिंगरप्रिंट को तमाम ही सस्पेक्ट की फिंगरप्रिंट से मैच किया जाता है, लेकिन किसी से भी मैच नहीं होता। आहिस्ता आहिस्ता लेटर्स आना भी बंद हो जाते हैं और ये केस आहिस्ता आहिस्ता ठंडा पड़ जाता है। आज इस केस को 79 साल गुजर चुके हैं, लेकिन पुलिस को अब तक ऐसा कोई फाइनल एविडेंस नहीं मिल सका जो कातिल को साबित कर सके। इन 79 सालों में जितने सस्पेक्ट सामने आए उनमें से 3 ऐसे सस्पेक्ट थे जो शायद इस जुर्म के जिम्मेदार हो सकते हैं। पहला सस्पेक्ट रॉबर्ट रेड मैनली। रॉबर्ट मैनली एक बिजनेसमैन था। वो एलिजाबेथ शॉर्ट से उसकी मौत से तकरीबन 1 महीना पहले मिला था। पिछले 1 महीने से इन दोनों के दरमियान एक रिलेशनशिप चल रही थी। रॉबर्ट ने एलिजाबेथ को सेंटियागो डेट के लिए बुलाया था। डेट के बाद 9 जनवरी 1947 शाम के तकरीबन 6 बजे रॉबर्ट ने एलिजाबेथ को अपनी गाड़ी से लॉस एंजलिस के बिल्टमोर होटल के बाहर छोड़ दिया था। ये वो आखिरी दिन और आखिरी जगह थी जहां एलिजाबेथ शॉर्ट को आखिरी बार जिंदा देखा गया था। इसके 7 दिन बाद उसकी लाश लिमर्ट पार्क से मिलती है। FBI ने रॉबर्ट मैनली को उठाया, उससे सख्त पूछताछ की और उसका पॉलीग्राफ टेस्ट लाई डिटेक्टर भी करवाया गया जिसमें वो पास हो गया। पुलिस को शक था कि शायद रॉबर्ट ने एलिजाबेथ को 9 से 15 जनवरी के दरमियान कहीं कैद रखा, उसे टॉर्चर किया और फिर उसे कत्ल कर दिया। 1954 में रॉबर्ट का नार्कोटिक्स टेस्ट भी हुआ, लेकिन इसमें भी पुलिस के हाथों कुछ नहीं आया। एक अजीब इत्तेफाक ये भी था कि 9 जनवरी 1986 को रॉबर्ट मैनली एक एक्सीडेंट में मारा गया, बिल्कुल उसी तारीख को जब 39 साल पहले एलिजाबेथ को आखिरी बार देखा गया था। अब आते हैं दूसरे सस्पेक्ट पर, जो कि एक डिटेक्टिव का दावा था। 1997 में इस केस के आखिरी डिटेक्टिव राल्फ एस्डिल का इंटरव्यू हुआ। उसका कहना था कि उसने एलिजाबेथ की डेड बॉडी मिलने के 1 हफ्ते के अंदर ही कातिल को ढूंढ लिया था। उसे कुछ कॉन्फिडेंशियल टिप्स भी मिले थे। उसे अपने सोर्सेज से ये भी पता चला था कि जिस रात लाश फेंकी गई उस वक्त वहाँ काली रंग की गाड़ी देखी गई थी। उस डिटेक्टिव का कहना था कि उसने बाद में वो गाड़ी ढूंढ भी ली थी, लेकिन गाड़ी के मालिक ने उसकी पहचान छुपाने के लिए उस गाड़ी को रिपेंट करवा दिया था, लेकिन उसके पास कंफर्म सबूत नहीं था, इसलिए वो कातिल को अरेस्ट नहीं कर सका था। उसका दावा था कि जिस शख्स को उसने उस रात देखा वो ब्लैक डालिया का असल कातिल था। और तीसरा और सबसे अहम सस्पेक्ट डॉक्टर जॉर्ज हॉडेल। इस केस की इन्वेस्टिगेशन के दौरान कई बार डॉक्टर जॉर्ज हॉडेल से पूछताछ की गई, लेकिन उस पर खुलकर इल्जाम सिर्फ उसके बेटे स्टीव हॉडेल ने लगाया। स्टीव हॉडेल एक एक्सपीरियंस डिटेक्टिव था जो कि 300 से ज्यादा केसेस पर काम कर चुका था। 1999 में स्टीव हॉडेल ने एक किताब में लिखा जिसमें उसका दावा था कि ब्लैक डालिया का कातिल कोई और नहीं बल्कि उसका अपना बाप डॉक्टर जॉर्ज हॉडेल
होडेल है, उसके पीछे कई वजह थी। सबसे बड़ी वजह ये थी कि डॉक्टर जॉर्ज होडेल एक बहुत अमीर डॉक्टर था। लॉस एंजलिस में उसका अपना प्राइवेट क्लिनिक भी था। उसने अपने घर में एक सीक्रेट रूम भी बना रखा था जहां उसकी इजाजत के बगैर कोई नहीं जा सकता था। हालांकि वो ऑफिशियली सर्जन नहीं था, लेकिन उसने कई मेडिकल कॉलेजेस से सर्जिकल ट्रेनिंग ली हुई थी। 1991 में डॉक्टर जॉर्ज होडेल के मरने के बाद स्टीव होडेल को उसके सामान से 2 तस्वीरें भी मिली। स्टीव का कहना था कि ये तस्वीरें ब्लैक डालिया की हैं। फॉरेंसिक एक्सपर्ट ने पहले 85% चांस दिया कि ये एलिजाबेथ शॉर्ट की पिक्चर हो सकती है, लेकिन 2014 में एक और एक्सपर्ट ने फेस रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर के जरिए 90 to 95% कंफर्म किया कि ये तस्वीर एलिजाबेथ शॉर्ट की ही है। इसके बाद स्टीव होडेल ने इन्वेस्टिगेशन और तेज कर दी। उसने दावा किया कि डॉक्टर जॉर्ज होडेल और एलिजाबेथ शॉर्ट के दरमियान लव रिलेशनशिप था और दोनों को एक मर्तबा डाउनटाउन लॉस एंजलिस के होटल में साथ भी देखा गया था। स्टीव का कहना था कि डॉक्टर होडेल ने ब्लैक डालिया के कत्ल के 3 हफ्ते बाद 10 फरवरी 1947 को एक और फ्रेंच लड़की का कत्ल भी किया था। उस लड़की की लाश भी बिल्कुल ब्लैक डालिया जैसी हालत में मिली और बॉडी के ऊपर BD लिखा हुआ था। हैंड राइटिंग एक्सपर्ट ने तस्दीक की कि ये राइटिंग उस लेटर से काफी मैच करती थी जो ब्लैक डालिया का कातिल भेजता रहा था। स्टीव ने यह भी बताया कि 9 जनवरी 1947 को डॉक्टर होडेल ने अपने घर की रेनोवेशन के लिए रेत यानी सैंड की बोरियां मंगवाई थी। पुलिस रिकॉर्ड्स के मुताबिक ब्लैक डालिया की लाश के पास भी कई खाली बोरियां मिली थी। डॉक्टर होडेल के पास 1936 पैकर्ड ब्लैक कार भी थी, बिल्कुल वैसी ही गाड़ी जो उस रात वहां देखी गई थी। डॉक्टर होडेल का एक दोस्त जिसका नाम मैंड्रे था, जो एक मशहूर आर्टिस्ट था। ब्लैक डालिया की लाश जिस हालत में मिली थी वो मैंड्रे की पेंटिंग से काफी मिलती जुलती थी। डॉक्टर होडेल खुद भी आर्टिस्ट बनना चाहता था। स्टीव होडेल की छोटी बहन तमर होडेल ने भी एक मर्तबा डॉक्टर होडेल पर ज्यादती करने का इल्जाम लगाया था, लेकिन सबूत ना मिलने पर कोर्ट ने उसे बरी कर दिया था। 1950 में डॉक्टर जॉर्ज होडेल लॉस एंजलिस छोड़कर फिलीपींस शिफ्ट हो गया था। 17 साल बाद 1967 में मनीला फिलीपीन के एक पार्क के पास एक लाश मिली, बिल्कुल वैसी जैसे ब्लैक डालिया की थी। और हैरत की बात ये थी कि जहां लाश मिली उस जगह से आधा किलोमीटर दूर डॉक्टर होडेल का घर था। बाद में एक जर्नलिस्ट ने जब इस केस की डिटेल स्टडी की तो सस्पेक्ट्स की तस्वीरों में सबसे ऊपर डॉक्टर जॉर्ज होडेल की फोटो मौजूद थी। उसे ये भी पता था कि जब जॉर्ज होडेल अमेरिका में रहता था तो लॉस एंजलिस पुलिस डिपार्टमेंट उसकी जासूसी करवा रही थी। पुलिस ने उसके घर में माइक्रोफोन भी लगा रखे थे ताकि उसकी बातों को सीक्रेटली सुना जा सके। लॉस एंजलिस पुलिस डिपार्टमेंट ने लगभग 40 दिन तक जॉर्ज होडेल की बातें रिकॉर्ड की थी, लेकिन उस रिपोर्टर को उस वक्त वहां तमाम रिकॉर्डिंग नहीं मिली थी। लेकिन उसे एक ऐसी रिकॉर्डिंग जरूर मिली। जॉर्ज होडेल को ये कहते हुए भी सुना गया कि मान लो कि ब्लैक डालिया को मैंने ही मारा है, लेकिन तुम इसे कभी साबित नहीं कर पाओगे क्योंकि इसके लिए तुम्हें मेरी सेक्रेटरी से बात करनी होगी और अब तुम उससे बात भी नहीं कर सकते क्योंकि वो मर चुकी है। बाद में ये सारी बातें उस रिपोर्टर ने अखबार में भी छाप दी थी। इसके बाद 1950 में पुलिस किसी भी फाइनल नतीजे पर ना पहुंच पाने की वजह से ब्लैक डालिया केस ऑफिशियली क्लोज कर देती है। कुछ सालों बाद इस केस पर दोबारा इन्वेस्टिगेशन भी की गई, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। वजह ये थी कि वो तमाम सबूत, वो लेटर्स जो कातिल ने पुलिस को भेजे थे और वो ऑडियो रिकॉर्डिंग्स, ये सब बहुत ही फिल्मी अंदाज में पुलिस डिपार्टमेंट से गायब हो चुकी थी। उस वक्त लॉस एंजलिस पुलिस डिपार्टमेंट के करप्ट होने की बातें भी बहुत उठी, लेकिन फिर भी इस केस का असल गुनाहगार कौन था ये कभी साबित नहीं हो सका। आज 79 साल गुजर चुके हैं, लेकिन इस कातिल का इंतजार पुलिस को आज भी है। अमेरिका की हिस्ट्री में कुछ केसेस ऐसे भी हैं जो कभी अपने अंजाम तक नहीं पहुंच सके और ब्लैक डालिया का केस भी उन्हीं में से एक है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी और आप लोगों को ये भी समझ आ गया होगा कि आखिर ब्लैक डालिया का कातिल कौन हो सकता है। अपनी राय कमेंट्स में जरूर दें और वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर दें। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में।